कैसे हैं आप सभी। तो हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक देख लिया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। इससे पहले हम लोगों ने फ्रीडम्स कहाँ पे पढ़ी थी, आर्टिकल 19 में। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं। ठीक है, वो 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है। आप सभी को पता है प्रियम्बल में भी सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, सेक्युलरिज्म टर्म को ऐड किया गया था किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जब मैंने पढ़ाया था आपको प्रियम्बल, तो मैंने बताया भी था कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये तीन टर्म्स आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए थे प्रियम्बल में। ठीक है, क्यों ऐड किए गए, क्योंकि हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को बताता है। और हम सबको पता है कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, मल्टी रिलीजियस कंट्री है ना, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, ठीक है, मल्टी रेशियल। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रियम्बल में ही इस चीज़ को भी क्या करें, स्पेसिफिकली मेंशन करें, ताकि जब भी कोई इंटरप्रिटेशन होना हो कॉन्स्टिट्यूशन का तो हम उसको किस उस पर करें। जब हमारा प्रियम्बल क्या करता है, वो यही तो करता है ना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या, सेक्युलरिज्म टर्म को भी हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। ठीक है, और एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस के द्वारा इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया कि जो सेक्युलरिज्म है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड तो हो सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो अमेंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब है क्या, कि इंडिया जब तक कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है तब तक वो क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, अब इसके बाद में एक केस आया था आपका अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में क्या हुआ था, उस केस में ये कहा गया कि अगर बच्चों को रिलीजन की स्टडी करवाई जा रही है, मतलब रिलीजियस कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि आर्टिकल 25 से 28 का वॉयलेशन है, नहीं। वो इसलिए ताकि लोग, बच्चे जो है वो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके अलग अलग रिलीजन्स को समझने की, क्योंकि इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस कंट्री। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो क्या करे, वो उस रिलीजियस जो हमारे रिलीजन्स हैं, जो हमारा सेक्युलरिज्म है, उसको समझ सके, ताकि वो हर एक जो भी आपके रिलीजन्स हैं इंडिया में उनको समझने की बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। ठीक है, फिर आता है आपका आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज किए गए हैं, तो आर्टिकल 25 बताता है, पहला क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मतलब आप अंदर से क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, आप क्या पूजा करना चाहते हैं, क्या मानते हैं, वो जो भी आपकी इनर कंसाइंस है ना, जो भी इंटरनल है आपका, वो सब क्या है, वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। ठीक है, फिर क्या है, राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट अ रिलीजन। ठीक है, प्रैक्टिस क्या हो गया, कि आप क्या कर रहे हैं, उसकी जो भी आपकी रिलीजियस आपके ट्रेडिशंस हैं आप उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपको अपने रिलीजन को फुलफिल करने के लिए या फिर उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है आप वो कर रहे हैं। ठीक है, फिर वैसे ही आपका प्रोफेस भी हो गया। ठीक है, कि आप किस तरीके से क्या फॉलो करना चाहते हैं, वो भी आपका राइट है। प्रोपगेट अ रिलीजन, इसमें क्या हो गया कि आप अपने रिलीजन को अगर दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, कि मतलब हमारे रिलीजन के बारे में कोई भी चीज़ें आप बताना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये जैसे कि कोई भागवत हो रही होती है कहीं पर, या फिर कोई भी अगर फंक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप उसको पोस्टर्स लगाते हैं लोग, है ना, तो वो सब कहाँ पे आपका प्रोटेक्टेड है, ये प्रोपगेट रिलीजन, कि आप प्रोपगेट भी कर सकते हैं अपने रिलीजन को। ठीक है, फिर अब आते हैं इसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। हमने आर्टिकल 19 में भी रेस्ट्रिक्शंस पढ़ी थी ना, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस है, 4। पहला क्या है, पब्लिक ऑर्डर, ये हमने पहले भी पढ़ा था, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये प्री में पूछा जाता है बहुत, कि मतलब उसमें क्या करते हैं वो लोग, ये 3 चीजें डाल देंगे और ये अलग से डाल देंगे। ठीक है, एक ऑप्शन होगा उसमें ये 3 होंगे, एक ऑप्शन होगा उसमें ये 4 होंगे, एक होगा उसमें ऐसे करके, मतलब 2 चीजें होंगी या फिर कुछ और डाल देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3। तो हेल्थ याद रखिएगा और अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 जो है वो उसमें नहीं दिया हुआ है आपका आर्टिकल 19 में। कहाँ पे दिया हुआ है, इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और मेंस में तो अगर आप आंसर लिखेंगे तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक, फिर आता है केस लॉज आपके, इसमें केसेस बहुत हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक
केस है पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मोरान मैथोमा 1995 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था कि रिलीजन है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलीजन इज अ बिलीफ विच बाइंड्स द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मैन टू सुपरनैचुरल बीइंग। मतलब रिलीजन क्या है, वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सुपरनैचुरल बीइंग से क्या करता है, इंसान कनेक्ट करता है खुद को। हालांकि मेरा इसमें सोचना डिफरेंट है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ। आप किस तरीके की लाइफ जीना चाहते हैं, किस तरीके इन तौर तरीकों से जीना चाहते हैं, आई थिंक वो रिलीजन है। और जब आप किसी सुपर नेचुरल बीइंग से कनेक्ट करते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी होती है, अध्यात्म। ठीक है, हालांकि ये मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि रिलीजन इज अ बिलीफ विच बाइंड्स द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मैन टू सुपर नेचुरल बीइंग। ठीक है, तो ये आप जब अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो आंसर को तो आप वहां पर डाल सकते हैं ये चीज। ठीक है, अब उसके बाद में एक नेक्स्ट केस आता है इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1994 का है। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड किया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि मतलब किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पर ही अगर आप नमाज अदा करने चाहते हैं तो वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, आप वो कहीं पर भी कर सकते हैं, आपका रिलीजन आपको अलाउ करता है। ठीक है, तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है वो यहीं पे आया था, और उसको ही जब भी अब कोई भी केस आता है और अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखनी होती हैं तो हम उसी केस को क्या करते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसी केस को क्या करता है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को उसी डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट केस चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल ऑफ इंडिया वर्सेस KKRMC वेलफेयर एसोसिएशन 2000 का केस है ये। ठीक है, आपको याद होगा बीच में बहुत ज्यादा एक टाइम था, आप सबने देखा होगा, उस टाइम पे ये लाउड स्पीकर को लेकर के बहुत बवाल हो रहा था कि क्या लाउड स्पीकर आपके एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही क्लियर किया कि कोई भी अगर आपको अपना प्रोपेगेट भी करना है रिलीजन, तो जो लाउड स्पीकर है वो आपकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, आप वो चीज शांति से भी कर सकते हैं बिना दूसरों को लाउड स्पीकर के द्वारा सुनाए हुए भी। ठीक है, तो वो आपका कौन सा केस था, चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल ऑफ इंडिया वर्सेस KKRMC वेलफेयर एसोसिएशन 2000। ठीक है, फिर आता है आपका रेव स्टैनिस्लाउस वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1977 का केस है। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये कहा गया था कि आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, नो डाउट, लेकिन आप किसी और को बाध्य नहीं कर सकते कि वो आपके रिलीजन में कन्वर्ट कर ले खुद को। तो जो प्रोपगेशन टर्म है वो कहाँ तक आपका एक्सपैंड नहीं होता है कि आप क्या करें, किसी को भी कन्वर्ट करने के लिए बाध्य करें। ठीक है, कन्वर्जन कहाँ पे मना किया गया है, मतलब फोर्सफुल कन्वर्जन, इस वाले केस में। फिर आता है नेक्स्ट केस श्री जगन्नाथ टेम्पल पूरी मैनेजमेंट कमेटी वर्सेस चिंतामणि, ये 1977 का केस है। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये कहा गया कि जो स्टेट है वो कोई लॉ बना सकता है किसी भी पर्टिकुलर टेम्पल के मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि अगर स्टेट अपने हाथ में लेना चाहता है किसी भी टेम्पल का मैनेजमेंट तो वो ले सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, फिर आता है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2017 का केस है ये। इसमें क्या हुआ था, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जल्लीकट्टू को लेकर के बहुत बवाल हो रहा था। तो इस केस में ये कहा गया था कि जल्लीकट्टू जो है वो आपकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए उसको बैन करने का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो वैलिड है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो जल्लीकट्टू को बैन किया गया था। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 26, ये किस चीज की बात करता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, ये किसका राइट है, इससे पहले वाला जो राइट था आर्टिकल 25 वो किसको मिला हुआ था, पर्संस को, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स। और पर्संस में कौन कौन और इंक्लूडेड है, नेचुरल पर्संस और आर्टिफिशियल पर्संस। ठीक है, इसमें ये राइट किसको मिला हुआ है, ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस को मिला हुआ है, और जो भी उस तरीके के कोई भी उसके सेक्शंस हैं, सेक्ट्स हैं। ठीक है, उसको क्या मिला हुआ है, ये वाले राइट्स। तो किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास क्या क्या राइट्स हैं, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो वो क्या कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, और मेंटेन कर सकते हैं। कौन कौन किस किस पर्पस के लिए होंगे वो इंस्टीट्यूशंस, किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका जब इंटरप्रिटेशन किया तो ये कहा कि जो इस्टेब्लिश और मेंटेन जो टर्म यूज हुआ है उसको एक साथ पढ़ा जाएगा। मतलब अगर किसी डिनोमिनेशन ने इस्टेब्लिश किया है, मतलब अगर स्थापित किया है किसी भी डिनोमिनेशन ने किसी इंस्टीट्यूशन को, तभी वो उसे मेंटेन कर सकता है, मतलब तभी वो उसे मेंटेन कर सकता है। लेकिन अगर उसने इस्टेब्लिश नहीं किया है तो उसे मेंटेन करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स।
इट्स ओन अफेयर्स का मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेशन के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, वो अपने जो भी उसके इंटरनल अफेयर्स हैं उनके डिसीजंस खुद ले सकता है कि उसके अपने अंदर के जो भी अफेयर्स है वो किस तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, बायलॉज क्या होंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट आता है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो राइट किन किन प्रॉपर्टीज का है, मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज का, ठीक है, मतलब चल और अचल दोनों संपत्तियों का, उनको क्या कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं और एक्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, कौन सा राइट, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी। अब उस प्रॉपर्टी पे वो क्या बनाना चाहते हैं, धर्मशाला बनाना चाहते हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं, क्या बनाना, किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं, वो किसका राइट होगा, वो उस डिनोमिनेशन का राइट होगा, ठीक है, जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसके पास ये चारों अधिकार हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि रिलीजियस डिनोमिनेशन होता क्या है। उसके लिए एक केस आया 1983 में, एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होगा। तो उसके लिए 3 ग्राउंड्स थे। पहला क्या था, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये कैसे इंडिविजुअल्स होने चाहिए, जो सेम स्पिरिचुअल मतलब बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, हैविंग द सेम स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, वो लोग, उन ऐसे लोगों का समूह, ऐसे व्यक्तियों का समूह, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स का क्या होना चाहिए, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, डिस्टिंक्टिव नेम। तीसरी कंडीशन क्या है कि उस पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का क्या होना चाहिए, एक अलग नाम, ठीक है, एक स्पेसिफिक नेम भी होना चाहिए उसका। उसी नेम के अंदर वो क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने आर्टिकल 26 के राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 27 क्या करता है, ये हम सभी को राइट देता है कि स्टेट अगर कोई ऐसा लॉ इम्पोज करता है कि जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, किसी भी पर्टिकुलर जिस टैक्स की ऐसा कोई लॉ बना रहा है जिसके द्वारा हमें कोई ऐसा टैक्स पे करना है जिसकी जो भी प्रोसीड्स होंगी वो स्पेसिफिकली किस चीज के लिए यूज होगी, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को उसके प्रमोशन के लिए यूज होगी, या फिर उसके एक्सपेंसेस को पेमेंट कर, मतलब उसके जो भी खर्चे हैं उनको पे करने के लिए यूज होगा। तो उस टैक्स को हम लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि हम उस टैक्स को पे करें, ठीक है। तो ये राइट किसका है, ये हम लोगों का राइट है, मतलब पर्सन्स का राइट है कि हम लोगों को कभी भी ये कंपेल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 27 हमें ये राइट देता है कि अगर स्टेट कोई भी लॉ बनाए किस चीज के लिए, कि आप टैक्स पे करिए, कोई भी जिसकी प्रोसीड्स क्या होने वाले हैं, यूज होने, जो टैक्स किस चीज में यूज होने वाला है, किसी भी रिलीजियस कार्य के लिए, उसके किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, या फिर उसके जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो वी आर नॉट बाउंड टू पे दैट टैक्स, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब आते हैं आर्टिकल 28 पर। आर्टिकल 28 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्टेन लिखा हुआ है, ठीक है, तो अलग अलग तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर अलग अलग तरह के रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है। पहला क्या है, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, मतलब पूरी तरह से क्या है, वो स्टेट फंड के द्वारा ही क्या हो रहा है, फंडिंग वहां पर हो रही है और मेंटेन किया जा रहा है उसको। तो ऐसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप नहीं दी जाएगी, नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। तो वहां पर कोई भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो पूरी तरह से क्या है, स्टेट फंड्स के द्वारा मेंटेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लॉज 2 कहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर तो किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, ठीक है, स्टेट उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है, लेकिन इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया है, किसी भी रिलीजियस एंडाउमेंट के द्वारा या फिर किसी भी ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। तो और कौन सा पर्पस से, अगर कोई कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, तो इसी पर्पस से इस्टेब्लिश किए गए हैं कि वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, ठीक है। लेकिन एडमिनिस्टर भले ही स्टेट के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन उनका सोल ऑब्जेक्टिव ही यही था, तो वहां पर वो लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इसी पर्पस के लिए खोला गया है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरा क्लॉज क्या कहता है कि रिकॉग्नाइज, या तो रिकॉग्नाइज किया गया हो, मतलब स्टेट ने उसको क्या किया गया हो, क्या किया हो, रिकॉग्नाइज कर लिया हो, या फिर वो क्या कर रहा है, वो स्टेट फंड्स के द्वारा ही एड मिल रही है उसको, ठीक है, मतलब सहायता कैसी मिल रही है, स्टेट फंड के द्वारा, अगर मतलब सरकार की फंडिंग के द्वारा ही उसको सहायता मिल रही
ठीक है, और या फिर रिकॉग्नाइज किया गया उस स्टेट के द्वारा। तो ऐसी जगह पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, लेकिन कैसे दिए जाएंगे, अगर मतलब कोई कंपल्शन नहीं है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, और तब तक नहीं दिए जाएंगे जब तक वो व्यक्ति खुद या तो कंसेंट ना दे, सहमति ना दे, या फिर अगर वो माइनर है तो उसके केस में उसके पेरेंट्स सहमति ना दें, तब तक उसको क्या नहीं दिया जाएगा, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, या फिर रिलीजियस वर्शिप के लिए उसको क्या नहीं किया जाएगा, बाउंड नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में आपका कॉन्सेंट मैटर करती है, इसमें क्या है, इसमें तो आप दे ही सकते हो, इसमें क्या है, इसमें कंप्लीटली मना है, ठीक है। अगर वो होली मतलब मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स है तो फिर आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आई होप ये तीनों आर्टिकल्स आपके क्लियर हो गए होंगे, सॉरी तीनों नहीं, चारों आर्टिकल्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन अपना कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर इट, और थैंक यू।